हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में दिए गए भाग 5 के अंतर्गत संघ के बारे में। संघ के अंतर्गत पहला अध्याय हमारा आता है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दोस्तों, 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 पे दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसको 3 पार्ट में बताया गया है। जैसे पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दूसरा दिया गया है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। तीसरा दिया गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात करके इसमें इसको 2 भागों में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया गया। का और खा में बताया गया है, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। या खा में बताया गया, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। 54 पे बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें का और खा में इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और खा में बताया गया है, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। स्पष्टीकरण की बात करें तो इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। 55 में बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के मापमान में एक रूपता होगी। 2 पे बताया गया है, राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात इसको का, खा और गा 3 भागों में इन्होंने समझाया है। का के अंतर्गत बताया है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। खा में बताया गया है, यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। गा में बताया गया है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वो होगी जो उपखंड का और उपखंड खा के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों को के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों को उपेक्षा की जाएगी। तीसरे में इन्होंने बताया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण के लिए बता दें तो इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अब निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देशित है। 56 की बात करें, राष्ट्रपति की पदावधि। नंबर 1 में इन्होंने बताया हुआ है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब राष्ट्रपति का जो शासनकाल होता है वो 5 वर्ष तक रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु राष्ट्र का में बताया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी अगर राष्ट्रपति का शासनकाल 5 साल पूरा हो गया है लेकिन कोई नया उपराष्ट्रपति जब तक नहीं बनेगा तब तक यही राष्ट्रपति कार्यरत रहेंगे, कार्यभार संभालते रहेंगे। 2 का खंड 1 के परंतुक के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 में बताया गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचित का पात्र होगा। 58 में बताया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, मतलब राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसको इन्होंने बताया, नंबर 1 में बताया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है। ये 3 चीज़ें होंगी वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 2 में बताया गया, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति तो निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण की बात करें तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 61 में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। इसको भाग वाइज डिवाइड किया गया 1, 2, 3, 4 पार्ट में। पहला बताया गया है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नंबर 2 में बताया गया है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नंबर 3, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। नंबर 4, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 60 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ, मैं अमुक नाम अपना लेगा और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों
का निर्वहन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। 61 पे बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसको दो भागों में चार भागों में इन्होंने डिवाइड करके बस समझाया है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। मतलब जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। नंबर 2, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, इसको दो भागों में इन्होंने डिवाइड करके बताया, का और खा में, ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। चौथा, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप या घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। 62 की अगर मैं बात करूँ, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। इसको दो भागों में इन्होंने बताया है। पहला बताया है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा बताया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 63 में बताया है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। इसको इन्होंने 3 भागों में समझाया है। एक में बताया है नंबर 1 पे राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित न्याय राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। नंबर 2, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। नंबर 3 में उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है
या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसको इन्होंने 3-4 भागों में समझाया है। पहला बताया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नंबर 3, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह उसके अंदर ये 3 चीजें होंगी का खा गा। पहला, भारत का नागरिक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है। नंबर 4 की बात करें, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण की बात करें, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 67 पे बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहेगा, यानी उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। इसको इन्होंने 3 भागों में थोड़ा क्लियर करके समझाया है। का खा गा में इन्होंने बताया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। खा में बताया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसके लोकसभा सहमत हैं, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। गा में बताया गया है उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर देता, अर्थात नया उपराष्ट्रपति अपना शपथ नहीं ले लेते। 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। इसको इन्होंने 2 भागों में बताया है। पहला बताया है उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद के में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियमित नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात मैं अमुक मेरा नाम ये है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। 70 में बताया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राष्ट्रपति के कृत्यों में निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी
जो वह ठीक समझे। 71 में बताया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके बताया है। नंबर 1 पे बताया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। नंबर 2, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। 3 पे बताया गया इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनिमयन संसद विधि द्वारा कर सकेंगी। नंबर 4 पे बताया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उस निर्वाचित करने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 72 में बताया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इसको इन्होंने 3 भागों में बताया है। पहला है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका परिविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की। इसको इन्होंने 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया गया है। खा गा उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। ख उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। गा में बताया गया है उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होंगी। 2 खंड 1 के उपखंड का कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 3 खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्ता मृत्यु दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। 73 में बात करते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसको इन्होंने 2 भागों में समझाया है। पहला बात करते हैं इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। का और खा जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। और खा में बताया गया है किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। नंबर 2, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया भारत के संविधान में दिए गए भाग 5 के संघ में अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनका कार्यकाल, उनका जितने भी दायित्व होते हैं, जो निर्वहन होते हैं, जो चीज़ उनके राइट्स है, जो उनके अधिकार है, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस एपिसोड में आपको विस्तार पूर्वक बताने और समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों नमस्कार, हम फिर आपको मिलते हैं
अगले एपिसोड में। और वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत के संविधान में दिए गए भाग 5 संघ के अंतर्गत अध्याय 1 कार्यपालिका में हमने डिस्कस करा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब दूसरा डिस्कस करेंगे हम आपसे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।